हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 87 है। पॉलिटिकल साइंस के लिए जो यूपीएचएससी दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं या जेआरएफ देंगे, या यूपी टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं सिविक्स से, तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, बताना चाहेंगे कि हमारा कैपिटल स्टडी सर्कल दिल्ली के बाद अब लखनऊ में भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नीचे दिए फ़ोन नंबर पे, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपना क्वेश्चन जो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 26 नंबर, 25 कल हमने कर लिए थे क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन डील्स विथ। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये बहुत सिंपल भी है और थोड़ा सा आपको आइडिया होगा तो आप आसानी से इसको सही कर लेंगे। तो राजनीतिक समाजीकरण का संबंध है, राजनीतिक समाजीकरण का संबंध है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन डील्स विथ। पहला ऑप्शन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिटिकल आइडियाज, कैरियर प्लानिंग, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, एलोबरेटिंग द थ्योरीज ऑफ दरखाइम, एलोबरेटिंग द थ्योरीज ऑफ वेबर। तो किसी एक की थ्योरी का तो नहीं होगा कि सिर्फ उसको करें तो सोशलाइजेशन होगा, ऑल्दो दोनों ही बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं, इसलिए उनका नाम दिया हुआ है। दरखाइम और वेबर बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट हैं। तो ये दोनों है, दरखाइम के सिद्धांतों को विस्तार करने से, वेबर के सिद्धांतों को विस्तार करने से ऐसा नहीं होगा। कैरियर प्लानिंग एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन से तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन डील करता है, लेकिन कैरियर प्लानिंग इसमें नहीं होगा, तो ये गलत होगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिटिकल आइडियाज़, जो राजनीतिक जो विचार है उनका फॉर्मुलेशन की किस तरह से चीज़ों को हम समझे। अगर आप देखेंगे तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, अगर आप ब्रिटेन को फॉलो कर रहे हो तो थोड़ी छोटी छोटी बातों पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर रहे हैं, पावर के लिए उतना स्ट्रगल नहीं है। वहीं डेवलपिंग कंट्री में देखेंगे, इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पावर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से है काफ़ी हद तक। इसी के साथ आप अफ्रीकन कंट्री चले जाएंगे, वहाँ पावर के लिए, स्ट्रगल के लिए वायलेंस भी यूज़ हो रहा है। अभी हमने श्रीलंका कुछ दिनों पहले एग्जाम्पल देखा था, तो वहाँ भी वायलेंस होता। तो जो और जिनका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कम हुआ है, वहाँ पे पावर आसानी से नहीं जाने देना चाहता है कोई। जिनका ज़्यादा हुआ है वो आसानी से छोड़ देते हैं, जैसे ब्रिटेन में आसानी से छोड़ देते हैं, या यूएस के अंदर भी देखें, या यूरोप के अंदर, या अगर इसराइल को आप फॉलो कर रहे हो तो देखेंगे कि नेतन्याहू के बाद से कोई भी स्टेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं बना वहाँ पे, और लगातार हर कोई भी और आज तक के इतिहास में, इसराइल के आज तक के इतिहास में किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। हमेशा एक जो है मिली जुली ही सरकार वहाँ पे बनती रही है, क्योंकि वो स्टेबल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन उनका हुआ है, इसलिए वहाँ पे उतना कह सकते हैं स्ट्रगल नहीं होता। जहाँ पे स्ट्रगल कह सकते हैं कि उतना पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि खरीद फरोख्त से लेके पावर का यूज़, वायलेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग तीन तरह के हमने बताया, डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर देख लेते हैं। सब्जेक्ट पार्टिसिपेटरी कल्चर वॉज एसोसिएटेड विथ, जन भागीदारी संस्कृति संबंधित थी। ये तो बहुत आसान सवाल होगा। अर्स्टवाइल कम्युनिस्ट रिजीम, फासिस्ट रिजीम, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, या नॉन आइडियोलॉजिकल डिक्टेटरशिप। जो तत्कालीन साम्यवादी शासन से पार्टिसिपेटरी कल्चर की, पार्टिसिपेट करेंगे किससे था, जन भागीदारी, तत्कालीन साम्यवादी शासन से, उत्तर उपनिवेशीवादी समाज से, फांसीवादी शासन से, गैर सैद्धांतिक तानाशाही से। तो इसका सही आंसर क्या है, अर्स्टवाइल कम्युनिस्ट रेजिम्स जहाँ पे थी वहाँ पे पार्टिसिपेटरी था, क्योंकि लोग पार्टी के मेंबर होते थे और वही लोग आपस में मिलकर डिसाइड करते थे। तो इसका सही आंसर 1 है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has commented that politics is about diversity and conflict, and essentially ingredient of its existence is scarcity? अब ये किसका कथन है कि राजनीति विविधता तथा संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है?
अब राजनीति की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऑब्वियसली सही बात कही है कि अभाव है चीज़ों का, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग को छोड़ के बाकी लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो नीड है वो पूरी हो रही है। जानवरों की जो खाना चाहिए, शेर को सिर्फ जानवर को मांस चाहिए, वो पूरी कर लेता है, तो उसमें आपस में राजनीति करने की जरूरत है। लेकिन ह्यूमन बीइंग की नीड जैसे जैसे बढ़ी तो उसको बहुत सी चीज़ें चाहिए। अब उसको लकड़ी चाहिए, तो हम लकड़ी अगर सब लोग अपने अपने उपयोग के लिए काट लेंगे तो जंगल खत्म हो जाएंगे। तो हमको एक राजनीति, एक स्टेट जो कंट्रोल करे कि भाई कि एक व्यक्ति इससे ज़्यादा लकड़ी नहीं यूज़ कर सकता, या कोई भी चीज़, रिसोर्सेज, पानी हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो वो इसके लिए हमको राजनीति की जरूरत पड़ेगी। बात तो सही है। अब ये कह कौन रहा है? आइडिया यहाँ पे है कि लेफ्टविच, लासवेल, क्रिक, मिलेट। लेफ्टविच, लासवेल, क्रिक, मिलेट में से कौन है सही आंसर? इसका सही आंसर है लासवेल। लासवेल जो है एक बड़े पॉलिटिकल थिंकर है, और ये बताते हैं कि एक अभाव की वजह से पॉलिटिक्स जो है वो डाइवर्सिटी, विविधता और संघर्ष होता है, क्योंकि हमको मिला उनको नहीं मिला। जैसे आज के समय में अगर आप देखेंगे तमाम सारी चीज़ों को लेके कि इस कम्युनिटी को मिला उसको नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें, ये संघर्ष है। और उसी के लिए पॉलिटिक्स होती है कि हमारा आदमी जाएगा तो हमको वो चीज़ें मिलेंगी, वो चाहे क्लास के बेसिस पे हो, कम्युनिटी के बेसिस पे हो, रीजन के बेसिस पे हो, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 28 के बाद 29। हटिंगटन क्रिटिसाइजेस द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फॉर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट। हिंदी में देख लेते हैं। हटिंगटन आधुनिकीकरण के सिद्धांत के आलोचक हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया किस चीज का? व्हाट इज नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट? प्रेजेंस ऑफ सेवरल competing value system or cultures in traditional society, difference between base and superstructure, question of leadership, overdeveloped nature of modernizing nation। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर कौन कहता है? मार्क्सिस्ट, क्योंकि मार्क्स का आइडिया था बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर का, कि इकोनॉमी जो है वो बेस है और बाकी सारी चीज सुपर स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आता है। ओवर डेवलप्ड नेचर ऑफ मॉडर्नाइजिंग नेशन, तो ये जो है कह सकते हैं कि मॉडर्न थ्योरीज में है, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब लोग आते हैं। लेकिन जो अगर आप बेसिक चीज़ जानते हैं हटिंगटन के बारे में, सैमुअल पी हटिंगटन का पूरा नाम था सैमुअल पी हटिंगटन। तो ये जो है इनका थ्योरी ही है क्लैश ऑफ, इनकी बुक है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, संस्कृतियों का टकराव। तो टकराव जो है संस्कृतियों का, इसमें कहते हैं कि अब जो आइडियोलॉजिकल वॉर ख़त्म हो गई है, कोल्ड वॉर ख़त्म होते ही 91 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स करता है, तो उस समय जो एक गैप आता है कि एक ही आइडियोलॉजी बची है जो लिबरल या उदारवादी आइडियोलॉजी है। तो कहते हैं अब जो संघर्ष होगा वो संस्कृतियों के नाम पे होगा। तो वही कह रहे हैं कि जो अभी तक है कि कंप्यूटिंग वैल्यू सिस्टम एंड कल्चर्स जो है इसको अभी तक इग्नोर किया जा रहा है मॉडर्न थ्योरी में। अब इस पे ध्यान दीजिए कि मॉडर्न थ्योरीज में कल्चर के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे झगड़े होंगे। सही आंसर फर्स्ट हो गया। आगे देख लेते हैं 29 के बाद 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who among the following provide an economic approach to elitism? निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद, ये टर्म याद रखिए हिंदी में, वैसे एलिटिज्म आसान है, को आर्थिक उपागम प्रदान किया? तो कौन है वो? अप्रोच टू एलिटिज्म इकोनॉमिक, अदरवाइज क्या कहते हैं, एलिटिज्म का बेसिस है सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, कोई भी होता है, एजुकेशनल एलिट भी हो सकता है। एलिट अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन उसको आर्थिक रूप से कि जो रिच है वही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो रिलीजियस भी एलिटिज्म हो सकता है कि जो रिलीजियसली जो ऊपर है या कंट्रोल करते हैं। तो इसमें देखेंगे नाम है पैरेटो, ये सारे एलिट थ्योरी से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कोई एक नाम इधर उधर कर दे। तो ये मिल यहाँ पे जेएस मिल नहीं है, सी राइट मिल जो है वो है। तो मॉस्का, पैरेटो, बर्नहम जो है
परेटो, मॉस्का, मिल्स और बर्नम। तो बर्नम जो है मार्क्सिस्ट हैं और ये कहते हैं एलिटिस्ट थ्योरी को क्लास के बेसिस पे भी डिवाइड करने की बात करते हैं। इकोनॉमिक अप्रोच लाते हैं एलिटिज़म में कि जो अमीर है वो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रेट हो किसी चीज़ के, चाहे वो सोशल वैल्यूज़ हो, चाहे वो इवन रिलीजन या मार्केट हो, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है उनके अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं 31 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू whom the Indian Constitution aimed at the tripartite goal of the national unity, democracy and social revolution. National unity, democracy and social revolution as three distinct strands interwoven into seamless web. अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंड जाल, सीमलेस वेब मतलब जहाँ पे कोई जोड़ ना हो, में अंतर ग्रुम्फित, ये थोड़ा सा कठिन हो गया इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश में भी देख सकते हैं, तीन विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना है। चार नाम दिए WH मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी, ग्रेनविल ऑस्टिन और सुनील खिलनानी। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है कि तीनों को सीमलेस वेब कौन बोल रहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है इंडिया के ऊपर काफ़ी काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके पॉलिटिक्स तक। तो इन्होंने एक बहुत ही उसके बेसिस पे बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सीमलेस वेब है, जहाँ पे कहीं पे जोड़ नहीं है, इतना आसान अच्छे से बुना हुआ है कि नेशनल यूनिटी हो, डेमोक्रेसी और सोशल रेवोल्यूशन, सामाजिक क्रांति के बारे में भी उसी तरह से बोला गया है कि संविधान में लिखा गया है। तो ऑब्वियसली अगर देखेंगे हमारा संविधान जो है सामाजिक क्रांतियों को इतना साइलेंटली ले आता है कि दुनिया के दूसरे देशों में वो सामाजिक क्रांति बहुत मुश्किल से होती है। चाहे वो अगर आप देखेंगे US जैसे कंट्री में ब्लैक्स को एजुकेशन देना हो या फिर उनको बस में बैठने का राइट हो, बहुत लड़के, बहुत लोगों की जान गई, बहुत संघर्ष हुआ। इसके बाद वोटिंग राइट बहुत देर में मिलता है। फ्रांस जैसी कंट्री में, स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री में वुमेन को, या ब्रिटेन में या दूसरी कंट्री में भी काफ़ी सालों बाद, फ्रांस में तो 67 या 69 के पास, या स्विट्ज़रलैंड में भी ऐसे ही लगभग, तब जाकर वोटिंग राइट वुमेन को मिलता है। तो हमारे यहाँ पहले मिल गया। इसी तरह से जो लोअर कास्ट है इंडिया में, उनको वोटिंग राइट से लेके इक्वलिटी तक पहुंचाना, क्योंकि वो इतने पिछड़े थे और उनको इतने जल्दी इतने दूर तक ले आना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी देन है। तो वुमेन हो, ऑपरेस क्लास हो, या चाहे वो चाइल्ड लेबर हो, या इस तरह की तमाम सारी चीज़ें, बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ें जिसकी भारत में उस समय डिमांड नहीं की जा रही थी या उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं हो रहा था, फिर भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया पहले से ही। तो दुनिया के दूसरे देशों जो अभी डेवलप या मॉडर्न अपने आप को कह रहे हैं, वहाँ भी बहुत संघर्ष के बाद ये चीज़ें मिली। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बताया है कि ये सीमलेस वेब है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 32 पे जाते हैं। Which of the following grounds come within the ambit of reasonable restriction put by the state on the exercise of freedom under Article 19 of the Indian Constitution? अब देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखना चाहिए हमें। तो निम्नलिखित में से कौन सा आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्त निर्बंध का परिधि में आते हैं? कि किस चीज़ को के बेसिस पे जो है स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ हर चीज़ करने की स्वतंत्रता है। तो पहला, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार, न्यायालय की अवमानना। तो एक तरह से देखें कि किसी चीज़, ऐसा नहीं कि न्यायालय की अवमानना फ्रीडम है तो आप उसकी अवमानना कर सकते हैं। व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं ब्रेक कर सकते, राज्य की सुरक्षा को ब्रेक नहीं कर सकते। शिष्टाचार और सदाचार के लिए भी बोला गया, ऐसा नहीं कि आप गाली गलौज करेंगे या कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे लोगों को ऑकवर्ड फील हो। तो ये चारों ही चीज़ सही है। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि डिसेंसी एंड मोरालिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, चारों ही चीज़ सही है। तो फोर्थ इसका सही हो जाएगा। तो सही आंसर हो गया 32 का फोर्थ। आगे बढ़ जाते हैं 33।
once approved by parliament, for how long can the proclamation of financial emergency remain in operation? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? 2 months, 3 years, till the term of parliament indefinitely. 2 माह तक, 3 वर्ष तक, संसद की कार्यविधि तक, अनिश्चित काल तक। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कर रहा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर आती है तो ये कोई डेट, टाइम, ड्यूरेशन बता के तो नहीं आएगी। कितने भी दिनों के लिए हो सकती है कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 3 साल, 5 साल, 7 साल के लिए हो सकती है। तो अनिश्चित काल इसका, इंडेफिनिट टाइम के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, जब तक पार्लियामेंट फिर उसको रिवोक ना कर ले। तो पार्लियामेंट के ऊपर है, या कह सकते हैं एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर है, जब वो रिवोक करना चाहे तो रिवोक कर लेंगे। तो 33 के बाद 34 से देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं इमीडिएटली। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब इनका निर्वाचन लोक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, ये सही है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की तरह होता है कि जो पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस लिखते हैं वहाँ पे। इनका निर्वाचन लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, सही है। इनके निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का मतदान का अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल सही। जबकि प्रेसिडेंट में होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा, वे राज्यसभा के सभापति होते हैं, बिल्कुल सही। तो अगर देखेंगे तो चारों सही है। इसको जस्ट इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन by a single transferable vote, yes, that is true. Elected by all the members of Lok Sabha and Rajya Sabha, that is true. Members of state assembly have no right to vote, yes, that is true. In case of president, they have the right to vote. He is the chairman of Rajya Sabha, yes, that is true. Fourth is the correct answer, हमने बताया। चौथा इसका सही आंसर था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आगे बढ़ते हैं, 35th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से? अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो बधवा मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ADM जबलपुर और शिवकांत शुक्ला, बाल्को एम्प्लॉयज़ यूनियन एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगर हम देखें तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन बाल्को का जो है वो सबसे लास्ट में हुआ था। तो डी जो होगा सबसे लास्ट में जिसमें है, वो किस में है? डी लास्ट में है हमारा फर्स्ट नंबर पे। ये देखिए, इसका मतलब सी सबसे पहले जो हुआ है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला सबसे पहले हो चुका है, फिर बधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन, और फिर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ लेते हैं 35th के बाद। हिंदी में भी सेम रहेगा, इसमें तो कोई वो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इवॉल्व फ्रॉम द जजमेंट डिलीवर्ड इन बोमई केस इन रिलेशन टू आर्टिकल 356? चूज करेक्ट आंसर। SR बोमई केस हुआ था जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई थी सेंटर द्वारा, तो वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में ऑल्दो जो वर्डिक्ट आया वो काफ़ी सालों बाद आया, और इनकी गवर्नमेंट जा चुकी थी, दूसरा इलेक्शन भी आ गए थे, लेकिन उसमें जो वर्डिक्ट आया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट माने गए सेंटर के लिए कि मिसयूज़ ना हो आर्टिकल 356 या 356 का। तो उसमें क्या बोला गया है, क्या क्या सही है? द प्रोक्लेमेशन इशू अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अभी तक माना जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो हटा सकती है प्रेसिडेंट, वहाँ से प्रेसिडेंट रूल रख जाएगा, लेकिन बोला कि नहीं, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि
कि कोई बेसलेस बेस पे या किसी ऐसे नॉन इशू बेस पे आप गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकते। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लोगों ने, जनता ने चुना है उसको। द स्टेट असेंबली शुड नॉट बी डिजॉल्व इमीडिएटली आफ्टर इशूइंग द प्रोक्लेमेशन, कि स्टेट असेंबली को तुरंत डिजॉल्व नहीं कर सकते अनटिल कि आप दूसरों को मौका दे, या कोर्ट में अगर है तो कोर्ट का वर्डिक्ट आने तक। द असेंबली शुड बी डिजॉल्व ओनली आफ्टर द पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव द प्रोक्लेमेशन, कि जब पार्लियामेंट अप्रूव कर दे तभी उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। द कोर्ट में रिक्वायर द यूनियन गवर्नमेंट to disclose the material on the basis of which it was decided to invoke Article 356, कि कोर्ट पूछ भी सकता है कि किस बेसिस पे आपने किया। तो ये चारों चीज़ें सही हैं, अगर आप देखेंगे 36 में तो चारों ही चीज़ें सही हैं। इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों की उत्पत्ति अनुच्छेद 356 के संबंध में बम्बई मामले में दिए गए फैसले से हुई थी? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनरीक्षण के अधीन है, सही। राज्य विधानसभा को उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद तुरंत भंग नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने बोला था कोर्ट ने। उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही राज्य विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार से यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसने किस आधार पर 356 लागू करने का निर्णय लिया, तो आधार भी बताना पड़ेगा। ये चारों सही है, इसलिए इसका सही आंसर 4 हो गया। तो आगे बढ़ते हैं 36 के बाद 37 देख लेते हैं। जस्टिस पुंछी कमीशन इज रिलेटेड टू अर्बन गवर्नेंस, यूनियन स्टेट रिलेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? शहरी शासन, जिला प्रशासन, केंद्र राज्य संबंध, चुनाव सुधार। तो इसका सही है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध से एक और जो कमीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? सरकारिया कमीशन, या हिंदी में सरकारिया आयोग। ये भी केंद्र राज्य के संबंध से रिलेटेड है, तो इसलिए ये दोनों सही है। क्या हो गया? 2 इसका सही आंसर हो गया। 37 के बाद 38 देख लेते हैं। मैच द लिस्ट, सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। तो सेंटर्स अकॉर्ड, तो सेंटर और केंद्र और जो राज्य हैं इनके बीच एक अकॉर्ड साइन हुआ, कह सकते हैं कि एक सहमति साइन हुई। उस सहमति से आप देखेंगे तो क्या निकल के आता है। तो आसाम, अभी ये पूछ रहे किस सन में हुआ, तो आसाम का जो है वो किस में हुआ? तो अगर आप पिछले कुछ दिनों में आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, जब CAA आया था उस समय तो आसाम अकॉर्ड की बात बहुत हो रही थी। 1985 इसका सही आंसर है। तो आसाम में 2 में भी है और 3 में भी 1985 है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि 2 चीज़ें, क्योंकि पंजाब का भी अकॉर्ड जो है वो 1985 में ही साइन हुआ है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि मिज़ोरम जो है उसका कब हुआ। तो आप देख सकते हैं आसाम A का 3 या 2, A का 3 और 2 दोनों में, ये दोनों में से एक हो सकता है। तो अब क्योंकि 2 भी 85 है, 3 में भी 85 है, लेकिन मिज़ोरम की बात जो है वो कब हुआ? तो 86 में मिज़ोरम अकॉर्ड जो हुआ 86 में। तो त्रिपुरा कब हुआ? 88 में, पंजाब 85 में। तो त्रिपुरा और मिज़ोरम जो है ये याद रहेगा तभी हो पाएगा, इनके अकॉर्ड हुए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। आगे बढ़ लेते हैं, हिंदी में एक बार देख लेते हैं। ये राज्य जिसके साथ केंद्र का समझौता हुआ, असम का 1985, मिज़ोरम 1986, त्रिपुरा 1988, पंजाब 1985। सही आंसर 2 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं 38 के बाद 39 में क्या कह रहा है? Which committee felt that the Panchayati Raj institution could have survived well if they have been encouraged well by entrusting responsibility as vanguard of development in village India? किस समिति का यह विचार था कि पंचायती राज संस्था सम्यक ढंग से चलती रहती
यदि ग्रामीण भारत में विकास के पूर्णता के रूप में उन्हें जिम्मेदारियां सौंपकर उन्हें समुचित ढंग से प्रोत्साहित किया जाता। अब ये क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें ये सारे जो हैं पंचायती राज के लिए कमेटी बनाई गई थी और ये कमेटियाँ सजेशन दी थी। इसमें है कि अशोक मेहता कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, जी.वी.के. राव, पी. थम्बन। तो आप सभी जानते हैं कि ये सारी कमेटियाँ जो पंचायती राज के ऊपर बनाई गई थी, किसी ने 3 टियर की बात की थी और किसी ने 2 टियर की बात की थी। और अगर देखेंगे तो अशोक मेहता पहले आते हैं, बाकी लोग एल.एम. सिंघवी रिपोर्ट जो है बाद में काफ़ी बाद में आती है, लेकिन सभी लोग अपना ओपिनियन देते हैं। तो अशोक मेहता जो है वो कहते हैं कि अगर इनको डेवलपमेंट के भी कार्य दे दिए जाते तो ये ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते। तो आगे बढ़ते हैं 39 के बाद 40। Who was the chief election commissioner who wrote a letter to the President of India recommending the removal of election commissioner? किस मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश की थी? 2 चुनाव आयुक्त होते हैं आजकल समय, एक मुख्य चुनाव आयुक्त। तो उसने पत्र लिखे चुनाव आयुक्त को ही हटाने की कोशिश की थी। कौन है? नवीन चावला, एन गोपाल स्वामी, टी.एन. सेशन, एम.एस. गिल। तो इसमें सही आंसर क्या है? एन गोपाल स्वामी। एन गोपाल स्वामी ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा कि जो उनके सबऑर्डिनेट हैं, सबऑर्डिनेट तो नहीं कहेंगे, इक्वल ही माने जाते हैं वहाँ पे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर, तीनों के बराबर राइट होते हैं, वोटिंग राइट। अगर कहीं मामला फंसेगा तो तीनों में से 2 जो बोलेंगे वो मान लिया जाएगा। तो 40 का 2 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, 41 देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? असर्शन और रीजन है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लॉ एंड ऑर्डर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टिल वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। तो ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, इसीलिए जो है कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टिल वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है। ये भी सही है, तो दोनों ही सही हैं। ऑल्दो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, कह सकते हैं कि जो सही आंसर है 1 है इसमें जो दिया गया था, लेकिन फिर भी इसमें कोई डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है इसलिए वो प्रॉब्लम है। तो ये तो सही नहीं, लेकिन फिर भी इसका 1 जो है कि ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लेवल पार्लियामेंट के लेवल पे, विधानसभा के लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 के बाद 42 देख लेते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं। कानून व्यवस्था जिलाधीश की जिम्मेदारी है और कानून और व्यवस्था भारत में अभी भी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। तो ये हमने बात कर ली। 42 देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको जनरल नॉलेज की तरह है कि बिहार में कौन सी पार्टी एक्टिव है। तो आप जानते हैं कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, जो जिसके फाउंडर कौन थे? रामविलास पासवान। तो पहले तो ये पूछा गया कि पार्टी किसकी है, अब हो सकता है कि फाउंडर पूछ ले कि ये पार्टियों के फाउंडर कौन थे। तो इसी तरह से वेस्ट बंगाल में कौन सी पार्टी है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपके लिए। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, RSP कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में अपना दल, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल। तो जो थोड़ा भी पॉलिटिकली एक्टिव है उसके लिए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो नहीं जानते वो कोई भी 1-2 जानते होते तो उससे काम चला सकते हैं। जैसे कि A का 4 सिर्फ इसमें है। बिहार के जो लोग हैं उनको आसानी हो जाएगी, या यूपी के जो हैं उनको मालूम है कि अपना दल हो गया, तो उनके लिए भी सही हो गया कि C का 1 हो गया। B का वेस्ट बंगाल के लिए रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव है। लेकिन जो लोग दूसरी तरफ है, मान लीजिए आप कहीं और किसी स्टेट में हैं, तो उनके लिए ये दिक्कत हो जाती है कि वहाँ की पार्टी नहीं होने से। या आपसे ही अगर साउथ इंडिया की पार्टी अभी सिर्फ TMC उत्तर प्रदेश और बिहार हटा दें
तो हो जाता कि DMK AIADMK या इस तरह की चीज़ें पूछ लिया था तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती थी। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। तो सेम चीज़ हिंदी में भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट, क्योंकि अपना सभी चीज़ें हिंदी में और इंग्लिश में ये सेम है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हमने बता ही दिया। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, पश्चिम बंगाल में रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश में अपना दल, हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय लोक दल। आगे बढ़ जाते हैं। 43rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43rd नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है कि टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट है उसमें कौन नहीं था। 43 का सही आंसर है सुशील नायर। सुशीला नायर जो है इसके टुवर्ड्स इक्वलिटी के सदस्य नहीं थी। लोथिका सरकार थी, नीरा डोगरा, वीणा मजुमदार, ये लोग थे। सुशीला नायर नहीं थी। तो आगे बढ़ते हैं। 43 के बाद 44 पे आ रहे हैं। 44 फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। अब देखिए सोशल स्ट्रक्चर पे कौन सी चीज़ होगी? सामाजिक एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आप इधर से देखेंगे तो किसके लिए आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? चैम्बर ऑफ एसोचैम किससे रिलेटेड है? बिजनेस इंटरेस्ट से। तो 4 D का 1 हो गया। D का 1 देख लेते हैं किसमें है, इसमें है। इसके अलावा लेबर इंटरेस्ट कौन करेगा? हिंद मजदूर परिषद, ये सही हो गया। अगर आप B का 4th भी मालूम है आपको तो ये भी इसमें ही है। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट की बात करता है, ये हो गया। C का 3, A का 2 हो गया। ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर नायर सर्विस सोसाइटी। तो नायर कम्युनिटी है वो आपस में सर्विस सोसाइटी बनाएंगे तो क्या होगा? ट्रेडिशनल पारंपरिक सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में देखना यहाँ थोड़ा सा जरूरी है कि पारंपरिक सामाजिक संरचना पर आधारित नायर सर्विस सोसाइटी, श्रमिक हित पर आधारित श्रमिक हित हिंद मजदूर सभा परिषद, क्योंकि इंग्लिश में ट्रेड यूनियन लिखा होता है तो ट्रेड यूनियन लगता है कि ट्रेड से रिलेटेड तो नहीं है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे श्रमिक आ गया सीधे सीधे। तो इंग्लिश हिंदी दोनों जानने से आपको फायदा मिल जाएगा। हिंद मजदूर परिषद, संस्थागत हित पर आधारित दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, व्यावसायिक हित पर आधारित एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो सही आंसर क्या हो गया? 2। ये बहुत आसान भी है और इसका तो इसीलिए मैंने बोला इंग्लिश और हिंदी जब आपको कन्फ्यूज़न हो देख लिया करिए तो आसानी से आप उसका आंसर ढूंढ पाएंगे। अब 44 के बाद 45 देख लेते हैं। 45th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन। पॉवर्टी, जिसको हम गरीबी कहेंगे, इलिटरेसी, अशिक्षा, ट्रेड यूनियन, मजदूर संगठन, करप्शन, भ्रष्टाचार, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जो क्षेत्रीय दल, टेररिज्म, आतंकवाद। तो क्या चीज़ सही है? क्या चीज़ नेशन बिल्डिंग में प्रॉब्लम है? गरीबी होगी, इलिटरेसी होगी, ट्रेड यूनियन मजदूर संगठन नहीं होगा, क्योंकि मजदूर संगठन तो अपने हित की बात करते हैं। मजदूर क्योंकि बहुत कमज़ोर माना जाता है, तो अगर यूनाइट नहीं रहेगा तो उसके संगठन नहीं रहेंगे तो उनका शोषण ज़्यादा होगा। करप्शन, भ्रष्टाचार है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेसी में और भी अच्छा माना जाता है। जितनी अधिक पार्टीज़ होंगी उतनी अधिक वॉइस होंगे, उतने लोगों को एड्रेस करेंगे, तो ये गलत है। टेररिज्म, आतंकवाद गलत है। तो हम देख सकते हैं ABDF। तो किसमें है ABDF? सॉरी, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 45th का 3 इसका सही आंसर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखने वाली चाहिए। गलती से जैसे आपने ट्रेड यूनियन ना लगा दे या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं। इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं बहुत तेज़ी से। निम्नलिखित में भारत में राष्ट्र निर्माण की भूमिका की मुख्य समस्या कौन सी है? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। निर्धनता है,
निरक्षरता है, मजदूर संघ नहीं है, भ्रष्टाचार है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, आतंकवाद है। कई बार क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस तरह से मीडिया की रिपोर्ट या कह सकते हैं टीवी मीडिया पूरा तो नहीं लेकिन टीवी में कई बार इस तरह दिखाया जाता है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है वो प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसको डेमोक्रेसी का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। भारत जैसी डेमोक्रेसी में जहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, इतना विभेद है, तो वहाँ पे क्षेत्रीय राजनीतिक दल बहुत अहम भूमिका निभाते हैं उस क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए, उस क्षेत्र के एस्पिरेशंस को लागू करने के लिए। तो इसका सही आंसर 3 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं 45 के बाद 46 देख लेते हैं। Which of the following are models of reform identified by Peters as alternative to the traditional public administration? जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसके अलावा किस तरह का मार्केट या किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। मार्केट मॉडल, पीटर जो है क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटरी स्टेट मॉडल, यस। फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट मॉडल, यस। डीरेगुलेटेड गवर्नमेंट मॉडल, सही है, चारों ही सही है। तो अगर आप देखेंगे तो 46 का 4th सही हो जाएगा। हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार प्रतिमान है जिसकी पीटर्स ने परंपरागत लोक प्रशासन के विकल्पों के रूप में पहचान की? बाजार प्रतिमान होने चाहिए, बाजार को थोड़ा सा हैंडओवर कर दें। भागीदारी आधारित प्रतिमान, नम्य सरकार प्रतिमान, विनियमित सरकार प्रतिमान। तो इंग्लिश में तो सही था, इसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन कठिन है, तो इसका लेकिन सही आंसर ABCD है। 46 के बाद हम देख लेते हैं 47। 47 में भी अरेंज द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात की गई है। तो सबसे पहले क्या है, विलोबी, MP फोलेट, FW रिक्स और रॉबर्ट डहल। तो अगर आज के समय देखें तो सबसे पहले फोलेट आ जाते हैं, फिर विलोबी, फिर रॉबर्ट डहल और FW रिक्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, BADC फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। तो MP फोलेट जो है सबसे पहले, उसके बाद विलोबी, उसके बाद रॉबर्ट डहल और FW रिक्स के तमाम सारे मॉडल हमने पढ़े भी हैं, और रॉबर्ट डहल को भी हमने पढ़ा है, MP फोलेट को भी पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें बस उनके टाइम फ्रेम को अगर हम याद रखेंगे तो अपने आप हम इसको सही कर पाएंगे। तो आज के अभी के लिए तो सीधे सीधे इसको याद कर लीजिए, और अदरवाइज आप जब भी पढ़ रहे हैं तो उनके टाइम फ्रेम को जरूर याद कर लीजिए। आगे हिंदी में एक बार देख लेते हैं क्विकली। निम्नलिखित प्रशासनिक चिंतकों को कालक्रम की व्यवस्था कीजिए। विलोबी, MP फोलेट, FW रिक्स, रॉबर्ट डहल। तो हमने BADC कहा था। फोलेट, विलोबी, रॉबर्ट डहल, रिक्स। आगे बढ़ते हैं 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द 4P फॉर्मूला फॉर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो 4P फॉर्मूला कौन दिया था? फ्योल ने, उर्विक ने, गुलिक ने, मुनि ने। फ्योल, उर्विक, गुलिक। 4P फॉर्मूला किसने दिया था? ये है गुलिक। गुलिक ने 4P फॉर्मूला दिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आगे बढ़ जाते हैं 49 देख लेते हैं। हर्बर्ट साइमन हैज़ रिडिक्यूल्ड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीनरी मॉडल थ्योरी। तो हर्बर्ट साइमन हमने पढ़ा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थ्योरी थी उसको हटाते हैं। उसके बाद क्लासिकल आर टू मच प्री ऑक्युपाइड विद द फॉर्मल स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर। कि ह्यूमन जो आइडिया है, जैसे हमने भी वो कहते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी या कह सकते हैं क्लासिकल थ्योरी जो आई, तो उसने बोला कि एक सेट पैटर्न है, उसको आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो वो सही काम करेगा। तो चाहे वो पोस्ट कॉर्प का आइडिया हो या दूसरे भी आइडिया हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के आइडिया, वो कहते हैं कि इसको आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे क्योंकि ये साइंटिफिक है। तो चाहे US में अप्लाई कीजिए, चाहे अमेरिका में कीजिए, चाहे ब्रिटेन में कीजिए, इंडिया में कीजिए। और लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको फॉलो किया गया तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि आप बेस्ट चीज़ें उठा लें, आप मान लीजिए बेस्ट मैनेजर उठा लें, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लें, लेकिन वो क्या ज़रूरी है कि वो एक चीज़ जो US में सक्सेसफुल है वो यहाँ भी सक्सेसफुल होगी उतनी ही? तो कई बार ऐसा नहीं होता है। आप देखिए तमाम सारे प्रोडक्ट US में बहुत सक्सेसफुल है, यहाँ पे नहीं। या इवन अलग अलग जगह पे, दिल्ली में वो सक्सेसफुल हो सकता है, लखनऊ में सक्सेसफुल हो, गाँव में वो सक्सेसफुल नहीं होंगे।
तो इसका प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के चॉइस अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स एक जैसे हैं। तो कहीं के लोगों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद आएगा, कहीं पिज़्ज़ा नहीं पसंद आएगा, या किसी और भी चीज़ को आप देख लेते हैं, ख़ास तरह की गाड़ियों को मॉडल, किसी एक तरह के मॉडल किसी एक शहर में ज़्यादा बिकते हैं, किसी दूसरे शहर में कम बिकते हैं। तो अलग अलग लोगों की पसंद अलग हो सकती है, सब कुछ वो अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं कि चाहे वो ट्रक हो, टेम्पो हो, उसकी चॉइस भी अलग अलग हो जाती है लोगों की कि कौन सा खरीदें। तो या शहर गांव से भी फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों में। तो बोले कि ह्यूमन फैक्टर को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स सी इन हिंदी। हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का एक मशीनी प्रतिमान सिद्धांत के रूप में खिल्ली उड़ाई थी। हाँ, कहा था कि एक से प्रोवर्ब है कि कहावतों की तरह आप करें कि ये ऐसा करोगे तो सही हो जाएगा। शास्त्रीयवाद संगठन और औपचारिक संरचनात्मक भाग के प्रति अत्यंत तल्लीन रहते हैं और ये मानव कारकों को कीमत पर करते हैं। तो सही है, ए आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन अब हम पहुँच जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? इनमें से कौन सा सही नहीं है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005, दैट इज ट्रू। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 हैज़ बीन रिपील्ड, यस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 हैज़ ऑल्सो बीन रिपील्ड, ये नहीं है, गलत है, रिपील नहीं किया गया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ही गलत है, बाकी सही है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, सही। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया था, है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 को भी निरस्त किया गया, नहीं। केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग गठित किया गया, सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3। तो यहाँ पे अपनी बात खत्म करते हैं और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा हो या कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमको ज़रूर कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप रिसर्च में जाना चाहें तो हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है। इसके अलावा आप कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो, तो आप हमारे इस फ़ोन नंबर 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 6001939975 पे। वेबसाइट हमारी www.capitalstudycircle.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कैपिटल स्टडी सर्कल। ईमेल कर सकते हैं अगर आप किसी भी तरह की बुक या कोई मटेरियल आप PDF में चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए, हमारे रिपोजिटरी में होगा तो हम आपको ज़रूर मेल कर देंगे। और इसके अलावा आप किसी भी तरह की हेल्प चाहते हैं तो भी आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर आएंगे एक नए टेस्ट के साथ और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि ये क्लासेस चल रही हैं, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।